YouTube चैनल के संडे क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं अपने सीरीज से हट करके एक नया टॉपिक गांधी जयंती स्पेशल लेकर के आया हूं, क्योंकि हम गांधी के आदर्शों, उनके मानवीय कर्तव्यों और राष्ट्रवादी सिद्धांतों को देख सकें। क्योंकि गांधी कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं, वे व्यक्तित्व के पोषक थे। मानव गरीब कल्याणकारी कार्यों में हमेशा संलग्न रहे, क्योंकि उनका एक लंबा सफर रहा साउथ अफ्रीका से लेकर के भारत तक का। आज हम इस गांधी जयंती स्पेशल के अवसर पर, यानी गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर हम इन्हीं तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। गांधी को हम लोग महात्मा गांधी के नाम से, बापू के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से या अन्य कई नामों से जानते हैं। उस सभी चीजों पर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन संक्षिप्त में, क्योंकि डीपली पढ़ने के लिए कई वीडियोज बनाने पड़ सकते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर के काठियावाड़ ग्राम में होता है और इनके पिता करमचंद गांधी, इनके पिता पोरबंदर जो एक छोटा सा रियासत था उसके दीवान थे, और इनकी माता जो थी वह पुतली बाई। हालांकि करमचंद गांधी की पूर्व भी 3 पत्नी थी, जिनका देहांत प्रसव पीड़ा में हो गया था, और चौथी पत्नी से महात्मा गांधी का जन्म होता है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी राजकोट में पूरी होती है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद में उच्च शिक्षा जो है इनकी भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से पूरी होती है। उसके बाद ये इंग्लैंड बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन उसके पूर्व इनकी शादी हो चुकी होती है। बाल विवाह से भी मुक्त नहीं रहते हैं, और 1885 ईस्वी में इनकी शादी कस्तूरबाई से होता है, जिनको बाद में शॉर्ट नेम करके हम लोग कस्तूरबा कहते हैं। और उस समय इसकी उम्र 14 वर्ष थी और गांधी की उम्र लगभग 13 वर्ष थी। उसी समय इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद इन्हें 4 पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसमें सबसे बड़े हरिलाल गांधी, दूसरे मणिलाल गांधी, तीसरा पुत्र रामदास गांधी और चौथा देवदास गांधी। ये सबसे छोटे थे, इनका जन्म 1900 ईस्वी के आसपास हुआ था, और ये सबसे बड़े थे, 1888 में इनका जन्म हुआ था। ये देवदास गांधी चंपारण के बड़हरवा लखन सेन में जो बुनियादी विद्यालय की स्थापना हुई थी, वहां ये रहे हुए थे, इसलिए थोड़ा सा चंपारण से भी इनका लगाव रहा है। गांधी जी 1888 ईस्वी में इंग्लैंड जाते हैं, जहां अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से ये अपनी बैरिस्ट्री पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद में जब इंडिया आते हैं तो मुंबई में वकालत शुरू करते हैं, लेकिन इतनी प्रतिभा न होने के कारण इनकी वकालत नहीं चलती है, और फिर वापस अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र राजकोट में चले जाते हैं, और राजकोट में अर्जी लिखने का काम शुरू करते हैं। अर्जी लिखना, लोगों का आवेदन लिखना। और हालांकि इस बीच में इनको अंशकालीन शिक्षक के रूप में भी ऑफर होता है, लेकिन इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 1893 ईस्वी में एक व्यापारी रहते हैं
भारतीय मूल के दादा अब्दुल्ला। तो 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला की पैरवी से, हालांकि इनका पूरा नाम दादा अब्दुल्ला झावेरी होता है, झावेरी इनका सरनेम था। ये महात्मा गांधी को 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका लेकर के जाते हैं नटाल में इनका फॉर्म रहता है, वहीं पे कोई विवाद रहता है, उसके सिलसिले में असिस्टेंट एडवोकेट के रूप में ये जाते हैं। और जाने के बाद में उसी वर्ष एक घटना इनके साथ घटती है कि 31 मई 1893 को जब ये नटाल जा रहे होते हैं ट्रेन से, और इनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट रहती है और फर्स्ट क्लास में बैठ कर सफर कर रहे होते हैं, उसी दौरान अंग्रेज कहता है कि तुम ब्लैक हो और ब्लैक लोगों को फर्स्ट क्लास में सफर करने की इजाजत नहीं है। तो गांधी बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास तो फर्स्ट क्लास की टिकट भी है। तो बोलते हैं कि नहीं, टिकट होने से कुछ नहीं होता, तुम जाओ सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में जाओ। गांधी जी अपनी जीत पे अड़ जाते हैं और जीत पर अड़ने का नतीजा होता है कि इनको पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर सामान सहित फेंक दिया जाता है, धक्का मार के इनको बाहर कर दिया जाता है। इससे गांधी बड़ी आहत होते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन उस शिकायत से कुछ होता नहीं है, जिसका नतीजा होते हैं कि ये जीत पे अड़ते हैं कि यहां जो नियमें चल रही हैं, दबदबा चल रहा है, उसको किसी तरह से सुधारना होगा और सत्याग्रह का डिसीजन लेते हैं। और अगले वर्ष लोगों को इकट्ठा करने के लिए, यूनिट करने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं नटाल फॉर्म में, ताकि लोगों को जो इंडियन है उनके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो हम उसके लिए कुछ कर सके। फिर आगे चल के फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना करते हैं 1904 में। फिर टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना ये करते हैं। और ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित रहते हैं वे रशियन राइटर और फिलोसोफर लियो टॉलस्टॉय से ये काफी प्रेरित रहते हैं और हमेशा दूसरों की किताब पढ़ना और उनके आदर्शों को फॉलो करना इनके दिनचर्या में शामिल रहता है। अफ्रीका में रंग भेद, नस्ल भेद की नीति काफी चरम पे होती है और उस सिलसिले में ये हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, लोगों से चर्चा करते रहते हैं। और कुछ समय बीतता है, फिर भारत लौटते हैं। 1901 में गांधी इंडिया वापस आते हैं और जिस साल वापस आते हैं भारत में कांग्रेस की गतिविधियों का ज्यादा जोर शोर रहता है और इसीलिए ये कांग्रेस को समझने के लिए, क्योंकि वहां ये नटाल इंडिया कांग्रेस के सदस्य हैं ही और यहां भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है और 1901 में कलकत्ता अधिवेशन होना रहता है और पहली बार गांधी कलकत्ता अधिवेशन में शामिल होते हैं। और कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कब भाग लिया था, तो इसका एकदम सही जवाब होता है कि 1901 ईस्वी में। लेकिन उस सिलसिले में कई बार इनका आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से, अस्थायी रूप से ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं। 9 जनवरी 1915 और जो पीछे के 22 साल इनके होते हैं, इस 22 वर्षों में
जो कार्य इन्होंने किया होता है, जितना संघर्ष किया होता है, उन संघर्ष की जो चर्चाएं हैं पत्रिकाओं, पत्र या समाचार के माध्यम से पूरे विश्व में गुजरता है। यही कारण है कि जब 9 जनवरी को ये भारत लौटते हैं तो लगभग मुंबई में इनके स्वागत में 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और इन स्वागतकर्ताओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल रहते हैं। यहां लौटने के बाद में ये 9 जनवरी का जो समय है वह प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर साल इंडिया में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी भारत लौटे थे। भारत लौटे तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वे गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले से ये हमेशा सलाह लेते रहते थे। और गोखले से भारत आकर इन्होंने सलाह लिया तो गोखले ने इन्हें एडवाइस किया कि अभी भारत की राजनीति में किसी तरह से आप इन्वॉल्व ना हो, किसी तरह से अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो भौगोलिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति थी उससे अलग भारत की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति है। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि आप कम से कम पूरे भारत एक बार भ्रमण कर ले। भ्रमण करने से भारत की स्थिति का पता चल जाएगा। तो गांधी 2 साल के लिए भ्रमण पर निकलते हैं और इस भ्रमण में वे हमेशा रेल का सफर करना पसंद करते हैं और द्वितीय श्रेणी में ही सफर करते हैं ताकि वह आम लोगों के साथ, जनसाधारण के साथ सफर करके यहाँ के अनुभवों को लिया जा सके, यहाँ की स्थिति को ठीक से समझा जा सके। इसी क्रम में 1916 में लखनऊ अधिवेशन होना रहता है और उस अधिवेशन में शामिल होने के लिए गांधी भी आए रहते हैं। और इस अधिवेशन में गांधी के राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है, जहां चंपारण के राजकुमार शुक्ल पहुंचते हैं और चंपारण की दुर्दशा पे व्याख्यान होते हैं और गांधी जी को उस अधिवेशन के अध्यक्ष के द्वारा चंपारण की जिम्मेदारी इनको सौंप दी जाती है और 1917 में इनका चंपारण आगमन होता है। और यहाँ चंपारण आगमन पर इनके द्वारा किसानों की दयनीय स्थिति को सुधारने हेतु सत्याग्रह करना पड़ता है, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग 3 सीरीज में पीछे ही पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें विशेष फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो 17 में और 18 में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के द्वारा यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको समाधान कर दिया जाता है। फिर गुजरात के खेड़ा में एक आंदोलन करते हैं 1918 में, जिसको खेड़ा आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहां इनकी मुलाकात सरदार वल्लभ भाई पटेल से होती है राजनीतिक रूप से। और 1915 में ही जब ये भारत लौटते हैं तो एक राजवैद्य जीवन दास कालिदास होते हैं और उन्हीं राजवैद्य जीवन दास कालिदास के द्वारा पहली बार इन्हें महात्मा शब्द के द्वारा संबोधित करते हैं। लेकिन 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी पत्रिका में महात्मा गांधी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके पहले ये गांधी या करमचंद गांधी के नाम से जाने जाते हैं। यह 15 में इनके द्वारा और रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख में छपे उस महात्मा शब्द के द्वारा उनके बाद से इनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाने लगता है। लोग महात्मा की उपाधि इनको दे देते हैं। और भारत में मुख्य रूप से पहला और एक यूनाइटेड इंटीग्रेटेड कहें या नेशनल लेवल का आंदोलन ये शुरू करते हैं 1920 में। यह पहला आंदोलन होता है जो राष्ट्रव्यापी होता है। इस आंदोलन को हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। और यह पहला आंदोलन है भारत का कि जो राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी,
पूरे भारत में एक साथ हुई थी। इस आंदोलन को हम नॉन कोऑपरेट मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि भारत कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के लोग इस आंदोलन में शामिल होते हैं। जगह जगह अंग्रेजों के जो बनाई चीजें होती है, वस्तुएं होती है, उनका विरोध होता है और स्वदेश की बात होती है। खादी पहनने पर जोर दिया जाता है और खादी का प्रचलन भारत में इसी आंदोलन के समय से शुरू होता है। गांधी जी अपने मित्र, जो रांची में इनके मित्र होते हैं, उनसे आग्रह करके पटना में या अन्य जगहों पर वे खादी की दुकान खोलने की आग्रह करते हैं ताकि आप हर जगह खादी उपलब्ध करा सके। लेकिन 1922 में यह आंदोलन स्थगित हो जाता है गांधी जी के द्वारा, और स्थगित होने के बाद में इनके जो शीर्ष नेतागण होते हैं वे इनसे नाराज हो जाते हैं और बहुत सारे नेता लोग कांग्रेस छोड़ करके वे लोग अपना एक स्वराज दल बनाते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन गांधी जी अब कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसका नतीजा होता है कि हमेशा कांग्रेस के पोषक महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में और उसके पूर्व एक अधिवेशन होता है 1923 में। इस अधिवेशन में इनके पास कोई अध्यक्ष बनाने के लिए नहीं मिलता है। तब ये एक नवयुवक अब्दुल कलाम को, मौलाना अबुल कलाम को अध्यक्ष बनाते हैं और 1924 में भी यही स्थिति रहती है और मजबूरी में गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता करनी होती है और पहली बार गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं बेलग्राम में, कर्नाटक के बेलगांव में। और इसी में कहा गया था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि जब कोई नहीं हो तो गांधी तो है ही। और एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 1924 की थी, क्योंकि उस समय कोई अध्यक्षता लेने के लायक नहीं था। और ये असहयोग आंदोलन का स्थगन के साथ ही इनको कुछ दिन की जेल की सजा होती है। फिर ये वापस आते हैं और एक बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं गांधी जी, और उस ब्रेक के कारण ही बीच में कुछ उग्रवादी और क्रांतिकारियों का प्रवेश होता है। फिर गांधी जी 1930 में सक्रिय रूप से फिर से राजनीति में एंट्री करते हैं और एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिस आंदोलन को हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो 1930 में शुरू हुई थी। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से होती है, जो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चलता है, जिसमें 400 किलोमीटर की यात्रा तय की जाती है। और ये नमक कर के विरोध में चला हुआ आंदोलन था गुजरात के साबरमती से, और ये समुद्र तट तक की यात्रा करते हैं, दांडी तक की। और इस यात्रा में वे जाकर के अपने हाथों से नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं। नमक कानून को तोड़ने के साथ ही फिर से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू होता है, जिस आंदोलन को हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। इस समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है और गांधी को गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए मना लिया जाता है। पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी शामिल नहीं होते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी को मना लिया जाता है। और इस गांधी इरविन समझौता ही
महात्मा गांधी पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि जिस समय यह गांधी इरविन समझौता हुआ उसी महीना में मार्च में ही गांधी इरविन समझौता होता है और मार्च में ही 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी होनी होती है और यह 11 सूत्री मांग रखते हैं, लेकिन उस मांग में भगत सिंह की फांसी को रोकने का कहीं जिक्र नहीं होता है। इसलिए इन पे प्रश्न खड़ा होता है। खैर बहुत विवादों के बाद में गांधी जी को यह भूल महसूस होती है और भगत सिंह को 24 मार्च की जगह 23 मार्च को ही फांसी दे दी जाती है। द्वितीय गोलवेज सम्मेलन 1931 में ये शामिल होने के लिए ब्रिटेन जाते हैं राजपुताना जहाज से, लेकिन उस सम्मेलन में गांधी जी झुकते नहीं हैं और गांधी जी की बातों को नहीं रखा जाता है, इसलिए नाराज होकर के वह वहां से चल देते हैं। और जब उस मीटिंग हॉल से जब निकलते हैं तो सीढ़ियों से जब उतर रहे होते हैं तो चर्चिल कहता है अर्धनग्न फकीर की उपाधि देता है कि बिना कपड़ों का ये आप फकीर है नहीं, और वहीं से उनपे एक उपाधि जुड़ जाती है अर्धनग्न फकीर की। चर्चिल ने कहा था, उसी समय का यह संबोधन है। वहां से वापस आने के बाद में इधर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की थोड़ी सी राजनीतिक उथल पुथल से गांधी जी दुखी होते हैं। वे दलितों के लिए सब कुछ अलग की मांग करते हैं, तो गांधी जी पुनः समझौता होता है यरवदा जेल में, और समझौता के बाद में गांधी जी दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं और हरिजन पत्रिका निकालते हैं, हरिजन आंदोलन करते हैं और लगभग 3000 किलोमीटर की पद यात्रा भी करते हैं, लोगों को समझाते हैं। और 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में इनके ही शिष्य जो कभी साबरमती आश्रम के छात्र हुआ करते थे, वे 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और 1938 में भी वे बनने की इच्छा जाहिर करते हैं। और गांधी जी चाहते हैं कि उनका मित्र या उनका करीबी पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत पे अड़ जाते हैं। और जीत पे अड़ने का नतीजा होता है कि कांग्रेस में चुनाव होता है और चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। जीतने के बाद गांधी बोलते हैं कि यह हार पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, जबकि गांधी की हार है। इस बात से सुभाष भी आहत होते हैं और कुछ दिन बाद ये उस पद से रिजाइन दे देते हैं। पट्टाभी सीतारमैया को ऑफर मिलता है कि आइए अध्यक्ष बन जाइए, तो रमैया नकार जाते हैं कि नहीं, छोड़ा हुआ पद मैं नहीं ले सकता हूं। तब 1938 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसको त्रिपुरी विवाद के नाम से जाना जाता है। फिर तब तक द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा होती है और ब्रिटिश सरकार बिना भारतीयों से पूछे भारतीयों को युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर देता है, जिससे गांधी नाराज हो जाते हैं। उधर मोहम्मद अली जिन्ना की भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। मुस्लिम लीग संगठन के द्वारा पाकिस्तान शब्दों का उद्भव हो जाता है और गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाते हैं 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इस आंदोलन की घोषणा जैसे ही 8 अगस्त को होती है, संपूर्ण भारत में
और 9 अगस्त की सुबह एक मिशन चलाया जाता है 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर। ऑपरेशन 0 आवर के तहत जितने प्रमुख नेता होते हैं उनको कैद करके जेल में डाल दिया जाता है और गांधी जी को भी कैद करके आगा खां पैलेस में कैद कर दिया जाता है। और इसी आंदोलन में ये डू और डाई का नारा देते हैं, करो या मरो का। और फिर आगे की जो कहानी है, कई समझौते होते हैं, क्रिप्स मिशन योजना आती है और उसके फिर माउंटबेटन योजना आती है जिसके तहत भारत का विभाजन और भारत की आजादी सुनिश्चित कर दी जाती है। गांधी जी इस विभाजन को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन पटेल के समझाने से गांधी जी विभाजन को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यह विभाजन का दंश संपूर्ण भारत को झेलना होता है और हमेशा एक जड़ बना हुआ रहता है कि समझौते में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात होती है। पटेल को डर होता है कि इस 55 करोड़ रुपए का उपयोग कहीं पाकिस्तान हमारे खिलाफ लड़ाई में तो खर्च नहीं कर दे, हमारे साजिश में ही तो खर्च नहीं कर दे। और बड़े दुख की बात है कि वही हुआ जिसका डर था। विभाजन का दंश संपूर्ण भारत झेला, सांप्रदायिक दंगे हुए, विवाद हुए, काटमार हुआ। और उस आजादी के समय गांधी जी यहां नहीं थे, वे बंगाल में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे। पुलिस सैनिक लगाने के बावजूद भी वह दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तब गांधी जी ने डिसीजन किया कि मैं उस हिंसा को रोकने जाऊंगा और गांधी जी गए। खैर, गांधी जी पे वार भी हुए, उनकी भी हत्या होते होते बची, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कार्य कुशलता के दम पर उस आंदोलन को रोक लिया। और तब माउंटबेटन को लगा कि यह आदमी वाकई कार्य कुशल में निपुण है, लोगों के चहेते हैं और पब्लिक इनकी बातों को समझती है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि गांधी इज नॉट ए पर्सन, ही इज ऑल्सो ए वन मैन बाउंड्री फोर्स। उन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के गांधी को संबोधित किया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक अकेला आदमी जो पूरे बाउंड्री पर तैनात हो और मोर्चा संभाल ले, गांधी को यह उपाधि दी गई थी। 30 जनवरी 1930 को इस विभाजन का दोष गांधी के सर पे मरने वाला एक विक्षिप्त व्यक्ति, जिसका नाम नाथूराम गोडसे है, जो पहले आरएसएस का सदस्य रह चुका था, उसकी मानसिक विक्षिप्तता ने उसे उग्र किया और उन्होंने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और उस हत्या में नारायण आप्टे भी शामिल थे। हालांकि गांधी का कहना था कि उसे सजा मौत की नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून के अनुसार सजा देना जरूरी था। और 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दी गई। इसके अलावा इनकी और भी कई रुचियां थी, जैसे लेखन में, लोगों की पुस्तकों में, साथ ही पत्रिका, नटाल पैलेस से भी पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जिसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन का वर्णन किया है और इसमें चंपारण सत्याग्रह, साउथ अफ्रीका का टोटल जिक्र और भारत की जितनी गतिविधियों में ये संलिप्त रहे हैं उनका सबका वर्णन इन्होंने किया है।
और यह पुस्तक 1923-24 में इनकी पत्रिका में ही प्रकाशित हुआ था। साथ ही एक पुस्तक थी इनकी हिंद स्वराज। ये शिक्षा से जुड़ी किताबें थी, लेकिन इस पुस्तकों को अंग्रेज ने बैन कर दिया था कि अगर इस पुस्तक को लोग पढ़ेंगे तो उनके अंदर देश प्रेम की भावना उभरेगी और हो सकता है कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलित हो जाए। इसलिए इस पुस्तक को बैन कर दिया गया। इसका बैन 1930-32 के आसपास हटाया गया था। इसके अलावा उन्होंने गीता पदार्थ कोश लिखा, जो गीता का के बारे में उनकी क्या ओपिनियन थी, उनका क्या राय था, उन्होंने उस पुस्तक में लिखा। साथ ही एक और पुस्तक थी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह। इसका भी प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ था, जब ये भारत में थे। इसके अलावा कई पत्रिकाएं निकाले उन्होंने। 1932 में हरिजन पत्रिका निकाला। फिर यंग इंडिया का प्रकाशन इनके द्वारा होता था। इंडियन ओपिनियन, जिसका प्रकाशन साउथ अफ्रीका में होता था, और एक नवजीवन मासिक पत्रिका थी, उनका प्रकाशन भी ये करते थे। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1944 ईस्वी में इन्हें बापू शब्दों से सम्मानित किया गया। 1917 के आंदोलन के बाद में 17-18 के जो चंपारण सत्याग्रह था, है ना, इसी से प्रेरित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता की भी उपाधि दी थी। तो अगर संपूर्ण जीवन इनका देखें तो एक मानव सेवा, जाति धर्म से अलग हट करके शाकाहारी जीवन, उच्च विचार, साधारण रहन सहन, लेकिन सोचने की जो असीमित भावना इनके अंदर थी, वह प्रेरणा का स्रोत बना पूरे भारतीयों के लिए। और यही कारण रहा कि संपूर्ण भारत महात्मा गांधी को भगवान के रूप में देखता है। और हमेशा इनका ये जो सम्मानित होने वाला इनके नाम है, वह हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। आज इस टॉपिक को ही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।